अंजू देवी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू अनीता और छोटी बहू बबीता। बबीता बहुत ही ज्यादा काली थी, जिस कारण उसके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता था। तो वही अनीता, जो कि बबीता का खूब मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन बबीता शीशे के सामने बैठकर श्रृंगार कर रही होती है। तभी वहां अनीता आती है और अनीता उसका मजाक बनाते हुए उससे कहती है, हे भगवान, कैसी किस्मत है इस आईने की जो इस काली छाया को इसे निहारना पड़ रहा है। अरे ओ महारानी, तुमको ना मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हें खुद काला मेकअप करके भेजा है, जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। अब चाहे उसके ऊपर तुम जितना मर्जी उतना पेंट कर लो या पुट्टी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपका लाख लाख शुक्रिया दीदी, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, कोई काला तो कोई गोरा। तो भगवान ने मुझे काला बनाकर भेजा है तो उसमें कोई अलग से बात तो है नहीं। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो काले हैं, लेकिन फिर भी उनको इस दुनिया में रहने का हक है, क्योंकि भगवान ने उन्हें इस दुनिया में भेजा है। तो कोई इंसान उनके रंग को लेकर बोलने वाला कौन होता है? मैं तुम्हारी जेठानी। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए आई थी कि माँ जी तुम्हें नीचे बुला रही हैं। हाँ, तो अब साधारण रूप से इतनी सी बात कहकर यहाँ से जा सकती थी। अब क्या करूँ, तेरी शक्ल और तेरा रंग देखकर ना बोलना ही पड़ता है। बबीता बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंजू देवी बबीता से कहती है, अरे कल्लो माई, शाम की खाने की तैयारी कर ले। माँ जी, मैं भी आपके घर की बहू हूँ, इस घर का हिस्सा हूँ, फिर मेरे रंग को लेकर इतना भेदभाव क्यों? तू हमारे घर के हिस्से में शामिल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग तेरी तरह काले नहीं है। वो तो मेरे बेटे को तुझ जैसी काली माता से प्यार हो गया। कहते हैं ना, दिल लगाए गधी से तो परी क्या चीज है। माँ जी, अगर आपकी खुद की कोई संतान काली पैदा होती तो क्या आप उसे भी ऐसे ही रखती? देख, मेरे घर में सारे गोरे, तो मेरे घर में काली संतान पैदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और तेरी बात बताऊं तो तेरी माँ भी काली, तेरा बाप भी काला, तो तू कहाँ से गोरी पैदा होती? तेरी काली माँ तुझे पैदा करके इस दुनिया से रवाना हो गई। कम से कम मेरी माँ को तो कुछ मत बोलिए। इतना बोलकर बबीता किचन में काम करने के लिए चली जाती है। तो वहीं अनीता और अंजू दोनों मिलकर कमरे में बैठकर टीवी सीरियल देख रही होती है। ये सब देखकर बबीता को बहुत बुरा लगता है। शाम को जब बबीता का पति अर्जुन घर आता है, तो बबीता उससे शिकायतें करते हुए उससे बोलती है, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? हमेशा मुझे मेरे रंग के लिए ताने दिया करते हैं, मेरा मजाक बनाया करते हैं, घर के सारे काम करती हूँ, सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हूँ। उसके बाद भी ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिस कारण लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मैं ससुराल में सबको प्यार देना चाहती हूँ, सबको अपना बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे अपना नहीं बनाना चाहते। अब मुझे खुद के रंग से अजीब लगने लगा है। अब तो मुझे खुद के रंग से ही घिन आने लगी है। देखो, ऐसा मत सोचो, मैंने तुम्हारे रंग से प्यार नहीं किया, बल्कि तुमसे प्यार किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले तुम्हारे रंग को लेकर क्या बोलते हैं और क्या नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। लेकिन तुम्हारी माँ को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, और ना ही जेठानी जी को। वो दोनों मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, साथ ही अकेले ही मैं घर का सारा काम करती हूँ, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं। थोड़ा सा समय लगेगा, ये लोग भी तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे लिए कुछ खाने को ला दे यार, बहुत भूख लग रही है। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, कल ही निकलना पड़ेगा। अर्जुन अगली सुबह काम के सिलसिले से कहीं बाहर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन अंजू देवी के घर उनके ही किसी पड़ोस के यहाँ से एक पार्टी का इनविटेशन आता है। सभी लोग पार्टी में जाने को तैयार हो रहे थे। तभी बबीता भी वहाँ आती है और वो भी पार्टी में जाने के लिए अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं भी चलूं क्या? आप लोग जा रहे तो फिर मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी? पहले अपना रंग देख के आ, उसके बाद पार्टी में जाने की बात करियो। तेरा रंग देखकर ना लोग पार्टी एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि तुझे एंजॉय करने लग जाएंगे। बेहतर यही होगा कि तू घर के अंदर रहे। अब सभी लोग पार्टी में चले जाते हैं। बबीता रोते हुए छत पर जाती है और बहुत सारी शिकायतें करते हुए भगवान से गुहारें लगाती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हैं? ये लोग मुझे मेरे रंग के लिए बहुत कुछ सुनाते हैं। मेरे साथ कोई परिवार जैसा व्यवहार नहीं करता इस घर में। तभी वहाँ बबीता की गुजरी हुई माँ की आत्मा आती है और वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं यहाँ तेरी मदद करने के लिए आई हूँ।
जिन लोगों ने तुझे तेरे काले रंग के लिए आए दिन ताना दिया, तेरे रंग के साथ उन्होंने कभी तुझे स्वीकार नहीं किया। अभी बबीता की माँ अपनी कुछ शक्तियों से बबीता को एक लहंगा देती है और बबीता से कहती है, ये ले बेटा जादुई लहंगा। इस लहंगे को पहनने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाओगी। अब तो समझ जाओ तुझे कैसे अपने ससुराल वालों को मजा चखाना है, ताकि वो लोग ये समझें कि इंसान को रंग से नहीं बल्कि मन से अच्छा होना चाहिए। बाकी अब मैं चलती हूँ, अब तुझे खुद के लिए लड़ना होगा। तुम्हारा मकसद पूरा होते ही ये लहंगा अपने आप गायब हो जाएगा। बबीता की माँ इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। बबीता वो लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। वो तुरंत उसी पार्टी में जाती है जहाँ पर अनीता और अंजू गए थे। बबीता के जाने के बाद सभी लोग बबीता को ही देखने लगते हैं और पूरे पार्टी में सबसे सुंदर और गोरी बबीता ही लग रही थी। ये देखकर अंजू और अनीता कहती है, ये कौन है? सबसे ज्यादा सुंदर तो यही नजर आ रही है यहाँ पर। वही तो माँ जी, खैर हमें क्या। थोड़ी देर बाद अंजू अनीता घर आ जाती हैं। जब दोनों की नजर बबीता के ऊपर जाती है तो वो दोनों हैरान हो जाती है कि बबीता अचानक से इतनी सुंदर और गोरी कैसे हो गई और बबीता के व्यवहार में भी बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई तू? कौन सा क्रीम पोत लिया तूने? मुझसे बात करने के लिए ना बराबर ही करके आओ। तुम दोनों से ज्यादा सुंदर और गोरा रंग है मेरा। मेरे आगे तो तुम दोनों बहुत काली नजर आ रही हो, इसलिए बराबर ही करो, उसके बाद मुझसे बात करना। बबीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंजू और अनीता दोनों हैरान हो जाती है। उन दोनों के मुंह से कुछ नहीं निकलता। ऐसे ही अगले दिन घर में बबीता खाना नहीं बनाती और खाना ना बना देखकर अंजू और अनीता दोनों गुस्सा करते हुए बबीता से कहती है, ओ महारानी, अब तू गोरी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर का काम नहीं करेगी। घर का काम कौन करेगा? खाना नहीं बना अभी तक। अब मैं आप दोनों से ज्यादा सुंदर हूँ और गोरी हो चुकी हूँ, इसलिए घर का कोई काम नहीं करूँगी। आप अपनी बड़ी बहू से काम करवा लो, मुझसे नहीं होता ये काम वाम। अनीता बहू, जरा इधर आ। कल्लो माई तो बहुत ज्यादा गोरी हो चुकी है, अब घर का काम तो करेगी नहीं। कम से कम तू ही खाना बना कर दे दे मुझे। बस माँ जी, आप ये मत सोचिए कि ये काम नहीं करेगी तो मैं आपका बदले में सेवा सत्कार करूंगी। अरे मुझसे नहीं होता ये घर का काम, अपने लिए एक नौकरानी रख लो। इतना बोलकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी अंजू भूखी खुद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी काली बबीता बहू ही उसके लिए अच्छी थी, जिसका हर समय वो ख्याल रखा करती थी। तभी वहाँ बबीता आती है और उससे कहती है, माँ जी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, मुझे माफ करना। मुझे आपसे इस तरह से बात करनी पड़ रही है, लेकिन सच बताऊँ तो मैं आपको बस ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से मेरे साथ वैसा व्यवहार करती हैं, काले गोरे वाला, रंग भेद वाला, बिल्कुल ठीक नहीं है। इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से साफ होना चाहिए। हाँ, वो तो तू सही बोल रही है। मुझे माफ कर दे। तू जैसी थी मुझे वैसी ही पसंद है। तू, मुझे तेरा गोरा रंग नहीं चाहिए, बल्कि उसी काले रंग में तेरा व्यवहार चाहिए बेटा। तभी वहाँ अनीता आ जाती है। अनीता भी अपने सास से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। इस तरह से वो तीनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। दिया केवल 2 साल की थी जब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके माता पिता के देहांत के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पर आ गई थी, जो कि उसे जरा भी पसंद नहीं किया करते थे। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते दिया 13 साल की हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, मैं कह देती हूँ इस लड़की को और अपने घर में नहीं रहने दूंगी। एक तो आपकी भतीजी काली है काली, ऊपर से इसके माँ बाप भी नहीं है। अरे मैं पूछती हूँ कि आखिर इसका खर्चा हम कब तक उठाएंगे? जल्दी से जल्दी इसकी शादी करो और इसे घर से निपटाओ। अरे भाग्यवान, थोड़ा तो सब्र रख, अभी वो सिर्फ 13 ही साल की है। अगर हमने इस काली का बाल विवाह कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें जिंदगी भर जेल में बैठकर चक्की पीसना पड़े। एक तो आपके भैया भाभी ने इस कलमुही को हमारे सीने पर मूंग दलने के लिए छोड़ दिया और ऊपर से खुद पहुंच गए ऊपर, और अब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ 13 साल की है। देखो जी, मेरे सामने ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। हमारी शादी भी तो बचपने में ही हुई थी, और वैसे भी गांव में ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी शादी जवानी में हुई हो? अरे अपने गांव में तो हर महीने किसी ना किसी का बाल विवाह होता ही रहता है।
बोल तो तुम सही रही हो। मैं कल ही जाकर दिया की शादी की बात चला देता हूँ। कमबख्त ये इतनी काली है कि दहेज भी ज्यादा देना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? कौन सा ये हमारी खुद की बेटी है जो हम इसके शादी अच्छे घर में कराएंगे? अरे जैसा लड़का मिलता है उससे उसकी शादी करा दो और हटा दो उसे यहाँ से। और हाँ, ऐसा लड़का देखना जिसमें हमें दहेज वहेज ना देना पड़े। अरे भाग्यवान, अब ऐसा लड़का कहाँ से लाकर दूं तुम्हें जो दहेज न मांगे। तुम्हें तो पता ही है कल की दुनिया में दहेज की मांग कितनी है। इस कलमुही का काला रंग देखकर तो लड़का इससे शादी भी नहीं करेगा। वो सब मैं नहीं जानती, आपको जितना बोला है आप उतना करो, क्योंकि मैं तो इसको दहेज देने वालों में से नहीं हूँ। अब दिया का चाचा बिल्कुल ऐसा ही करता है और दिया के लिए उसके बाप की उम्र का लड़का देखने लगता है। क्योंकि दिया काली होती है इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता। अगर कोई लड़का उसको देखने भी आता तो उसका काला रंग देखकर उसे मना करके चला जाता। इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं पर दिया के लिए कोई लड़का नहीं मिलता। 2 महीने से ऊपर हो गए इस मनहूस के लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा। इसके माँ बाप तो मर गए पर इस बोझ को हमारे ऊपर छोड़ गए ताकि जिंदगी भर हमारी छाती पर बैठकर सांप की तरह लौटे। दिया के चाचा चाची आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ दिया आ जाती है और अपने चाचा चाची की बातें सुनकर अपने चाचा चाची से कहती है, चाचा चाची, आप दोनों मुझे हर समय कोसते क्यों रहते हैं? अगर मैं आप लोगों के लिए बोझ हूँ तो आप मुझे मेरा हिस्सा वापस कर दीजिए जो मरने से पहले मेरे माता पिता ने आपको दिया था। मेरी जिम्मेदारी के साथ मुझे गांव वालों ने बताया है और ये घर और धन, ये सब दौलत, ये मेरे माता पिता की यानी कि मेरी है। देख रहे हो इसकी जुबान, एक तो हमारा एक हारी है ऊपर से हमें ही सुना रही है। अरे माना कि ये तेरे माँ बाप का है पर तुझे पाला पोसा तो हमने है ना। चल भाग यहाँ से। अगर अभी के अभी मेरे सामने से नहीं गई तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। अपनी चाची की बात सुनकर दिया वहाँ से डरकर भाग जाती है क्योंकि दिया की चाची उस पर बहुत अत्याचार करती थी। इसलिए वो अपनी चाची का गुस्सा देखते ही वहाँ से भाग जाया करती थी। अब समय यूं ही बीतता जाता है और दिया के लिए राजीव नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है जो कि 30 साल का था और उसकी एक संतान भी थी। देखिए भाई, हमें लड़की के रंग रूप से कोई मतलब नहीं है। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे पोते का ख्याल रख सके। अरे बहन, अगर ऐसी बात है तो आप बेफिक्र रहिए। हमारी दिया बस दिखने में काली है पर बड़ी ही संस्कारी है। मोहल्ले के सभी बच्चों को वो अकेले ही संभाल लेती है। कहने को तो अभी खुद बच्ची है पर अकल दादी अम्मा वाली है उसकी। अब क्या था, दिया की चाची राजीव नाम के उस लड़के से उसका रिश्ता तय कर देती है। बहुत जल्द राजेश की शादी दिया से हो जाती है। पर जब घर आकर राजेश अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी माँ आशा से बोलता है, माँ, ये आपने क्या किया? आपने घूंघट की आड़ में मेरी शादी इस बच्ची से करवा दी। अरे मैं पूछता हूँ, जो लड़की खुद अभी 13-14 साल की है वो मेरे 1 साल के बच्चे को कैसे संभालेगी? राजीव, तू एक बच्चे का बाप है। तुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो तेरे बच्चे को संभाल सके और एक माँ बाप की तरह प्यार दे सके। दिया खुद बिना माँ बाप के पली बड़ी है। माना कि उसकी उम्र कम है पर उसके अंदर तुझसे भी ज्यादा समझदारी है। आप सब पागल हो चुके हैं। दिल तो कर रहा है कि आप सबके ऊपर केस कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि चाहे आप जैसी भी हो लेकिन हो तो मेरी माँ ही ना। अब मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद उठा लूंगा। मैं खुद अपने बेटे की परवरिश करूंगा और दिया के साथ जो गलत हुआ है उसे भी ठीक करूंगा, सही उम्र पर उसकी शादी करवाकर। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? अब जैसे भी हो मैं ही आपकी पत्नी हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी और वैसे भी मुझसे अब कौन शादी करेगा? एक तो मैं काली और ऊपर से शादीशुदा। भला छोड़ी हुई औरत से कौन शादी करता है? दिया की ऐसी बातें सुनकर राजीव की बोलती बंद हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब राजीव को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो अपनी माँ की इस गलती को कैसे सुधारे। लेकिन राजीव ठान लेता है कि वो दिया को अब पढ़ाएगा और लिखाएगा और आगे बढ़ाएगा। उसके साथ आज तक जो भी गलत हुआ अब वो उन सब के खिलाफ खड़ा होकर आवाज उठाएगा और गांव में हो रहे बाल विवाह को रोकेगा। दिया, तुम्हें पढ़ाई करना पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। पर मैं कभी स्कूल नहीं गई। चाचा चाची ने कभी मुझे स्कूल ही नहीं भेजा। वो तो हमेशा मुझसे घर के सारे काम करवाते थे। अगर मुझसे कोई गलती होती तो मारते भी बहुत थे।
आप तो नहीं मारेंगे ना अगर मुझसे कोई गलती होगी तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखोगी और मेरी कही हर बात मानोगी और खूब पढ़ाई करोगी, ताकि जब तुम बड़ी हो तो अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढ सको। अब ये मत कहना कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। बस इस गांव के ही लोग पीछे रह गए हैं। अब इन्हीं को मुझे रास्ते पर लाना है। पर मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मुझे तो मेरे चाचा जी ने यही सिखाया कि पति देवता समान होता है। भला देवता का घर कोई छोड़ के जाता है? दिया, बस मुझे यहाँ यही तो बदलाव करना है। यहाँ पर जो पति को देवता का रूप मानते हैं, बस यही बदलाव करना है। क्योंकि इंसान सिर्फ इंसान होता है, इंसान कभी भगवान नहीं बनता। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, समय आने पर तुम खुद समझ जाओगी। खैर छोड़ो इन सबको, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी सारी बात मानोगी ना? ठीक है, मैं आपकी सारी बात मान लूंगी। और इस तरह से राजीव दिया की जिम्मेदारी भी अपने सर पर ले लेता है और अपने बेटे के साथ अपनी बीवी की भी देखभाल करता है और उसे खूब पढ़ाता लिखाता है। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और देखते ही देखते दिया 20 साल की हो जाती है और दिया अपनी मनपसंद के लड़के से राजीव को मिलवाती है। राजीव भी उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देता है और इस तरह से दिया की जिंदगी में खुशियाँ आ जाती है। पूर्णिमा की रात थी जिसमें चांद की रोशनी तेज चमक रही थी। उसी बीच भेड़िए की आवाज आ रही थी। भेड़िए की आवाज के साथ वहाँ पर एक चंदू नाम का आदमी नशे की हालत में गाना गाते हुए जा रहा था। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। क्या गाता हूँ मैं। चंदू गाना गा ही रहा था कि तभी चांद की रोशनी खूब तेज चमकती है और वो एक चांद 3 चांद में तब्दील हो जाते हैं। चंदू तीनों चांद को देखकर खुद से बोलता है, अरे चंदू, अभी तो मैं चांद को बादल में छिपा रहा था, अचानक से ये 3 कैसे हो गए? लगता है आज मैंने ज्यादा पी ली है, तो मुझे एक चांद की जगह 3 चांद दिखाई दे रहे हैं। चंदू इतना बोलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे एक धीमी सी आवाज आती है। चंदू, चंदू, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? चंदू उसकी आवाज सुनकर पीछे पलटता है, लेकिन उसके पीछे उसको कोई नहीं दिखता। लगता है कि ये मेरा कोई वहम होगा। अगर कोई होता तो मुझे जरूर दिखाई देता। इतना बोलकर चंदू एक बार फिर आगे की तरफ निकल जाता है कि तभी उसे एक बार फिर आवाज आती है। चंदू, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? ये सब सुनकर चंदू फिर पीछे पलट कर देखता है कि तभी उसे हवा के झोंके में किसी के होने का एहसास होता है। चंदू अब थोड़ा सा डर जाता है और डरते हुए पूछता है, कौन है यहाँ पर? चंदू की ये बात सुनकर एक चांद हंसते हुए लाल हो जाता है और उससे बोलता है। उसके इतना कहते ही चंदू नजर उठाकर चांद की तरफ देखता है कि तभी उस 3 चांद में से तेज रोशनी निकलकर चंदू को आसमान में उड़ा देती है और एक चांद चंदू की गर्दन तोड़कर नीचे फेंक देता है और खून को खींचकर अपने अंदर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चांद चंदू की हड्डियां निकाल लेता है और तीसरा चांद चंदू की मांसपेशियों को खा जाता है। इस तरह चंदू की भयानक मौत हो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उसी रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर चंदू की कटी हुई मुंडी की तरफ जाती है और उसकी मुंडी देखकर गांव के आदमियों में से भोला बोलता है, अरे शानू भैया, देखो ये तो चंदू की मुंडी लग रही है। हाँ भोला, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन चंदू को इतनी भयानक मौत किसने दी होगी? देखो तो, इसका तो शरीर है ही नहीं, केवल इसका सर ही नजर आ रहा है। अरे भैया चलो चलो यहाँ से भाग चलो, वरना कोई देख लेगा तो इसकी मौत का सारा इल्जाम हम दोनों के सर पर ही आएगा। हमें कोई देखे इससे पहले हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह पूरा 1 महीना बीत जाता है। एक बार फिर पूर्णिमा की रात आ जाती है। एक चांद में से 2 चांद और निकल जाते हैं और हंसते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। हा 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 हा, अरे बहन, आज भी पूर्णिमा की रात है
आज भी हम इंसानों को मारकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाएंगे और अपनी मौत का बदला लेंगे। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। अपनी शक्ति बढ़ाकर हमें अपनी मौत का बदला तो लेना ही है। अरे बहनों, देखो तो, इस रास्ते से एक आदमी जा रहा है। हमारा शिकार हमारे पास आ गया है, इसीलिए हमें बातें छोड़कर शिकार की तरफ ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर वो तीनों भूतिया चांद उस आदमी को भी एक भयानक मौत दे देते हैं और इस तरह अब उस गांव में हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की लाशें मिलती हैं। कभी एक लाश तो कभी 3-4 लाशें मिलती हैं। ये सब देखकर गांव का मुखिया बहुत ही चिंता में पड़ जाता है और गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, हमारे गांव में हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की लाश दिखाई देती है और आज फिर पूर्णिमा की रात है। आखिर ये कौन कर रहा है? हमें ये जानना पड़ेगा। लेकिन मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नजर में एक तांत्रिक है, हम उनके पास जाते हैं और उनसे अपने गांव का हाल पूछते हैं। इतना कहकर गांव के कुछ लोग और मुखिया तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। ये सब सुनकर तांत्रिक उन भूतिया चांद का ध्यान लगाता है, जिससे तांत्रिक को ये पता चलता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है और तांत्रिक ये बात गांव वालों से बोलता है, वो कोई 1 या 2 भूतनियां नहीं बल्कि 3 भूतनियां हैं और वो यहाँ किसी जंगल में नहीं बल्कि चांद में रहती हैं। वो तीनों भूतनियां चांद हैं और वो कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ही भयानक और शक्तिशाली हैं। इतना कहकर तांत्रिक उन तीनों भूतिया चांद के पास जाता है और हवन करता है। हवन कुंड का धुआं उड़कर उन तीनों चांदों तक पहुंचता है, जिससे वो तीनों भूतिया चांद बौखला जाती हैं। क्या हुआ तांत्रिक? आखिर तू हमारे नाम का हवन क्यों कर रहा है? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं? तुम तीनों पूर्णिमा की रात को यहाँ पर लोगों को क्यों मारती हो? मुझे तुम सभी अपना अपना सच बता दो, और अगर तुमने अपना सच नहीं बताया तो आज मैं इस हवन कुंड के धुएं से तुम्हें जलाकर मार दूंगा। तांत्रिक, ये हवन बंद कर दे वरना हम तुझे मार देंगे। तांत्रिक भूतिया चांद की बात नहीं सुनता और अपनी पूजा जारी रखता है। धीरे धीरे धुआं उन चांद के पास पहुंचता है कि तभी तीसरी चुड़ैल बोलती है, कुछ साल पहले की बात है, हम अपनी सौतेली माँ के साथ पड़ोस वाले गांव में रहते थे। हमारी माँ हम तीनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। वो हमें इतना मारती थी कि हमारी हालत अधमरी हो जाती थी और इस तरह से हम तीनों बहनों ने वहाँ से भागने का प्लान किया। अगली रात हम लोग वहाँ से भाग भी गए। भागकर हम इस गांव में आए और यहाँ पर आकर अपना जीवन अच्छा व्यतीत करने लगे। हम लोगों ने इतनी कामयाबी पाली थी कि अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और जब ये बात उन्हें पता चली तो वो हमारे पास आई और आकर हमसे उन्होंने कहा, तुम तीनों बहनें अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अपनी सौतेली माँ की धमकी सुनकर हम लोगों ने दौलत उनके नाम नहीं करी और इस तरह हमारी माँ ने हमें पूर्णिमा की रात कुछ गुंडों के द्वारा हम तीनों को चांद की रोशनी में मरवा दिया और इस तरह हम तीनों बहनों की मौत हो गई और हम तीनों की आत्मा एक चांद के रूप में तब्दील हो गई। हम तीनों बहनें हर पूर्णिमा की रात यहाँ आते हैं और लोगों को मारकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। आज की रात हम अपनी माँ को मारकर यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये सब सुनकर तांत्रिक उन भूतिया चांद से बोलता है, मैं कैसे मान लूं कि तू अपनी माँ को मारकर यहाँ से चली जाएगी? तूने तो पहले ही इतने लोगों को मार दिया। तांत्रिक, एक आत्मा अपना वादा कभी नहीं तोड़ती और हम तीनों बहनों ने तुझसे वादा किया है कि हम तुझे और इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे।
पर उससे पहले हम अपनी माँ को मारेंगे, उसके बाद ही हम मुक्त होंगे। और इसमें तू हमारा साथ देगा। तू हमारी माँ को लेकर आ, जिससे हम उसे मार सकें। तांत्रिक भूतिया चांद की बात मान जाता है और गांव के कुछ लोग चुड़ैलों के घर जाकर उसकी माँ को बहला फुसला कर लेकर आते हैं, जिसके बाद वो तीनों भूतिया चांद अपनी माँ को भयानक मौत दे देती है और हंसते हंसते वहाँ से मुक्त हो जाती है। इस तरह अब उस गांव में पूर्णिमा की रात को किसी की भी मौत नहीं होती।